अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर पहली कौमी कॉन्फ्रेंस चारों सूबों के वुज़राए आला को एक छत तले ले आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने चारों वुज़राए आला के हमरा फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा भी किया। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, पुलिस और जेल खाना जात के हुकाम भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का शुरा से खिताब में कहना था कि इस्लाह का आगाज ईमानदारी से होता है। जेल की इस्लाह हो जाए तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इस्लाह हो जाएगी। दिया खान की जेल के दौरे का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि कैदी से पूछा कि साफ पानी, खुराक या सेहत की सहूलत मैसर है, तो कैदी ने बिला झिझक जवाब दिया कि मुझे पानी, खुराक या सेहत नहीं चाहिए। 2017 से मेरी अपील इल्तवा का शिकार है, उसका फैसला किया जाए। ये गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब के बकौल किसी कैदी की अपने चीफ जस्टिस नहीं बल्कि एक इंसान की दूसरे इंसान से थी। I visited the central jail of Deir Ismail Khan. I spoke with a death row inmate who had been convicted to death. I asked him, do you have clean drinking water? Do you have adequate food? Do you have access to healthcare? In response, he looked at me and without hesitation said, sir, I do not need food, water to drink or healthcare. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. That was not an inmate addressing his chief justice. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि मैंने खुद सख्त हालात में जेल काटी। मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है इसका मुझे अंदाजा है। जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया। मेरे हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल हाथ से गिर के टूट गई। जब जमीन से गुड़ उठाकर खाया तो उसमें कांच के टुकड़े थे। जेल में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मैंने जेल काट कर जो देखा वैसी इस्लाहात की। To introduce technology-driven systems, including online appointment facilities for prison visits, structured telephone access, video call services that is now available to every prisoner across Punjab, irrespective of his or her status. जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान नाहक कैद हैं, उन्हें तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जाए और उनको ज़ाती मौलजीन से इलाज की इजाज़त दी जाए। इमरान खान की उनके बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए और अगर बहनों की मुलाकात मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम वाटर कैनन का इस्तेमाल तो ना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतालबा किया कि अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार गाह कायम की जाए। उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत में जलसों की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ जलसे करने पर FIR दर्ज हो जाती है और कमसिन बच्चों तक पर दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं। जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के विजन के मुताबिक कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कौमों की तारीख का मुताला किया जाए तो एक हकीकत बार बार सामने आती है कि तरक्की का रास्ता ऐवानों, शाहराहों और बुलंद बाला इमारतों से नहीं बल्कि दर्सगाहों, किताबों और तरबियत याफ्ता जहनों से होकर गुजरता है। क्या हम वाकई 21वीं सदी की इस मईशत का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या मसनूई जहानत, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल मईशत के दौर में हम अपने बच्चों को वही मौके दे रहे हैं जो दुनिया अपने बच्चों को दे रही है, या हम अभी तक इस बहस में उलझे हुए हैं कि एक कॉपी और एक किताब से कितना रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है? दुनिया की कामयाब रियासतों पर नजर डालें। जापान और जनूबी कोरिया जंग की तबाहकारियों से निकले। सिंगापुर के पास कुदरती वसाइल ना होने के बराबर थे। फिनलैंड सर्द मौसम और महदूद आबादी का मुल्क था। वियतनाम तवील जंगों के जख्म उठाए हुए था। मगर इन सब ने एक फैसला किया कि तालीम पर खर्च करना बोझ नहीं बल्कि बका की है। नतीजा ये निकला कि आज वो ममालिक आलमी मईशत में नुमाया मकाम रखते हैं। पाकिस्तान दुनिया में नाइजीरिया के बाद स्कूल से बाहर बच्चों की सबसे बड़ी तादाद रखता है। 5 साल से 16 साल तक के 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चों का तकरीबन 36 से 39% बनता है। वर्ल्ड बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 में से 4 बच्चे 10 साल की उम्र तक एक सादा तहरीर नहीं पढ़ सकते और ना ही उसे समझ पाते हैं। तालीम पर GDP का महज 0.7 से 0.8% खर्च होता है, जो आलमी सतह पर तालीम के हुसूल के लिए GDP का तजवीज़ करदा 4 से 6% के बैनुल अक़वामी मयार से बहुत कम है।
सहूलियात तो दूर की बात, यहाँ स्टेशनरी वगैरह को महंगा करके टैक्स इकट्ठे किया जाता है। सरकारी स्कूलों की कमी से काहना और बागबानपुरा जैसे गैर मयारी स्कूल्स हमारे बच्चों को क्लासरूम्स के बजाय मौत के कुएं फराहम कर रहे हैं। गरीब और लोअर मिडिल क्लास अपने बच्चों को आलीशान और महफूज निजी स्कूलों में नहीं भेज सकते। ऐसे में हमारे बच्चे काहना और बागबानपुरा जैसे तंग तारीख और मखदूश मकानात में चले ये जो रन कर रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स, उनमें जाने पर मजबूर हैं। ये उनका शौक नहीं, माशी मजबूरी है। और इन इलाकों में ये गैर मयारी स्कूल चलाने वाले भी कोई बिजनेस टाइकून्स नहीं, बल्कि वो बेरोजगार मिडिल क्लास तबका है जो बोसीदा होती डिग्रियों से रोजगार कमाने की कोशिश करते हुए ये काम करने पर मजबूर है। काना के इलाके में ट्यूशन सेंटर चलाने वाली जख्मी टीचर कहती हैं कि मैं खुद घर का सिस्टम चलाती हूँ, माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम छत पर लेंटर डाल सकते। माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड है वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपए उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। हुकूमत नए स्कूल बनाने या पुराने सरकारी स्कूलों को फाल करने के बजाय मोटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मंसूबों पर अरबों रुपए उड़ा रही है। गवर्नेंस का ये आलम है कि इन तालीमी इदारों की फिटनेस चेक करने वाला कोई निजाम मौजूद नहीं। कहीं आग लग जाए या कोई हादसा हो जाए तो सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस सबसे आखिर में पहुंचती हैं। अगर किसी अस्पताल में थोड़ा बहुत रश हो जाए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम पड़ जाते हैं। काना वाक़े के मौके पर एक मुतासरा वालिदैन ने मीडिया से बात करते हुए अपने बच्चे के चल बसने पर क्या इंकशाफ किया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं जब अपने बेटे को लेकर एम्बुलेंस में जा रही थी, मेरे बेटे को सांस आ रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाई। अगर ऑक्सीजन उस वक्त लग जाती मेरा बेटा बच जाता। कि जब मेरे बेटे को निकाला गया था तब वो होश में था, ठीक है, और उसको निकाला गया था, लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सामने हॉस्पिटल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश था और एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, जो कि उसको नहीं लगाया गया ऑन द स्पॉट, और वो सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में दम तोड़ गया। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। भाई साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से ये सदा बुलंद हो रही है इस मुल्क में इस वक्त कि मौजूदा हुकूमत का जो मुश्किल तरीन वक्त है वो शुरू हो गया और इस हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप देखें ना कि अगर ये खबर ना हो तो फिर खबर कैसे बनेगी। बारहा मैं वाक़या सुना चुका हूँ कि जर्नलिज्म एफसी कॉलेज में पढ़ता था ना, तो कुत्ते ने इंसान को काटा, कोई खबर नहीं, ठीक है जी। इंसान ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है आज के दौर में। ये बनाई जाती है ना, इंसान कुत्ते को तो नहीं काटता, ना काट सकता है, तो इस तरह की खबरें बनाई जाती हैं। आपको दबाव महसूस नहीं हो रहा? दबाव क्या बात करती हैं आप? पूरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल इस वक्त पूरी दुनिया के हीरो हैं। पाकिस्तान के हीरो तो नहीं रहे सिर्फ आप, पूरी दुनिया के इस वक्त अगर हीरोज़ अगर आप देखें तो ये दो शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं नहीं कहता, जिनको पूरा मिडल ईस्ट कह रहा है। चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन और सेंट्रल एशिया, सब लोग क्या कह रहे हैं? सिर्फ 3 लोग हैं, 3 कंट्रीज़ हैं जो आपको, जिन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया या मुबारकबाद नहीं दी। ये दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने वाले जो लोग हैं, ये 2 लोग हैं। 2 भाइयों को आपस में ना लड़ने देने वाले ये 2 लोग हैं। और तीसरी 3 लोग थे, 3 कंट्रीज़ थी जो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं और जो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। उसमें एक आपको पता होगा इंडिया है, सर फहरिस्त इज़राइल है और अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब इन तीनों की अगर आप देखें, मैं अब तीनों का नाम आ गया, तो इन तीनों की अब देखें कि KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर एक बाकायदा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम कर रहा है अफ़गानिस्तान, यानी अपनी टेरिटोरियल जो उनकी जगह है वो पूरी की पूरी वो दे रहा है। उसके बाद जो पैसा है वो इंडिया दे रहा है, और इंटेलिजेंस जो है और प्लस वेपन्स जो हैं लेटेस्ट किस्म के वो दे रहा है इजराइल दे रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये 100% इन्फॉर्मेशन है। ये तुक्का नहीं है कि वैसे ही मैंने बात कर दी है। इसके शायद एविडेंस हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है, और अब हम मैनिफेस्टेशन इसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं। देखें, अब मैं एक गुजारिश ये करूँ कि आज़ाद कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK के अंदर हो, मैं पाकिस्तानियत पे बिलीव करता हूँ
और मेरे ये सारे लोग हमारे माथे का झूमर है। बार बार हाँ आपके प्रोग्राम में भी वजीर कहा। दिफा ने अभी रिसेंटली जो रावलाकोट के कश्मीरियों से मुतालिक कहा कि वो कश्मीरी नहीं है, उस पर एक बड़ा स्ट्रांगली जो है एक वो रद्द-ए-अमल का इजहार इवन पीपल्स पार्टी ने किया, दीगर तबका की तरफ से देखिए, आया। पीपल्स आपको लगता है पार्टी मुनासिब था पीपल्स बयान? पार्टी एक सियासी जमात है, उसने बहुत अच्छा फुल टॉस को ना बाहर मारा, स्टेडियम के बाहर। ये छक्का नहीं था उनकी तरफ से, अट्ठा था, ठीक है जी। और हमें ऐसा मौका देना नहीं चाहिए था। मेरे लिए बहुत काबिल तराम है, मेरे सीनियर भी हैं। खैर पॉलिटिक्स में तो मैं सीनियर हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं तो कॉलेज लाइफ से और स्कूल लाइफ से एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और लेकिन उम्र के हवाले से मैं बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, हर बंदे को कहता हूँ, मैं खुद भी उस पर अमल करता हूँ कि मुझे यकीन माने मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं डेली खबर में आऊँ, न्यूज़ में आऊँ, मेरा दिल नहीं चाहता। मैं कहता हूँ अल्लाह ने एक मौका दिया, कोई लेगेसी छोड़ दो पाकिस्तान रेलवे के अंदर। अब ये जो ख्वाहिश है ये टिकटॉकर्स में तो पैदा हो सकती है, पॉलिटिशियन में पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं सीधी सिंपल सी बात करूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कश्मीरियों के बारे में ये कहेंगे, किसी भी रहने वालों को, सिंध के किसी इलाके के रहने वालों को ये सिंधी नहीं है, पंजाब के किसी इलाके में पंजाबी नहीं है, ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती। कश्मीरी, मेरे हनीफ अब्बासी और मेरे और कश्मीर में इतना ही फ़र्क है जितना 10 किलोमीटर का मेरे गांव में और कश्मीर में। दूसरी बात यह है कि मेरे रावलपिंडी के अंदर तमाम मेरी पार्टी के अहदेदारान कश्मीरी हैं, ठीक है। रावलाकोट में रहने वाला भी कश्मीरी है, मीरपुर में रहने वाला भी कश्मीरी है, मुजफ्फराबाद में रहने वाला भी कश्मीरी है, तत्तापानी में रहने वाला भी कश्मीरी है, LOC पे रहने वाला भी कश्मीरी है। जो एरियाज़ हैं, बाग के अंदर रहने वाला भी कश्मीरी है। मेरा बिल्कुल ईमान है इसके ऊपर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर कुछ लोग, कुछ अनजान लोग, कुछ बहकावे में आने वाले लोग, और कुछ अनजान नहीं, बाकायदा किसी की प्रॉक्सी बनने वाले लोग, वो बलूचिस्तान में हमारे ही लोग हैं ना जो प्रॉक्सी बने हुए हैं, KPK के अंदर हमारे ही लोग हैं ना जो प्रॉक्सी बने हुए हैं पैसों के लिए। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो प्रॉक्सी बने हुए हैं और जो फंडिंग लेते हैं, जो हथियार उठाता है, वेपन उठा के स्टेट के ख़िलाफ़ आता है, पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। सीधी सिंपल सी बात, किसी को नहीं मैं मानता। हाँ, लेकिन जहाँ पे ये बात कहनी और कि उनको कश्मीरी ही तस्वुर ना करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और दूसरी तरफ हमारी फोर्सेस को ललकारना, ये बदतरीन बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये सोशल मीडिया की गेमें ना खेलें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप उस फोर्स को हरा सकते हैं जो सदियों से, 35 साल से गुरीला वार का निशान, उसका गुरीला वार जो है उसका निशाना बनी हुई है। जो मेरे शहीद है, एक एक शहीद की जूती की कीमत जो है ना, जूती की कीमत मैं ना लगाऊं, ये मैं दिल से बात कर रहा हूं। आप देखें उन शहदा को पूरा। मैं अक्सर बात कहता हूं तो लोग शायद समझते होंगे, और भाई मुझे प्राउड है, मेरा वो फील्ड मार्शल है जो क्लियर है, क्लैरिटी है, जिसके अंदर, जिसने हर बंदे को ठोका है। हर बंदे से मुराद हर मुल्क को ठोका है। अफगानिस्तान को ठोका, उससे पहले एक और को ठोका, अपना हिंदुस्तान बदतरीन दुश्मन है उसको ठोका, और जो रियासत के खिलाफ होगा उसको ठोकेंगे। और बहुत क्लैरिटी है, क्लैरिटी, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन अब्बाई साहब, दुनिया में आपको जो कामयाबी मिली है, आपको 10 मई की फतह के बाद मिली है ना, वो बुनियाद बनाए। बिल्कुल, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर दुनिया ने आपको माना। आप इजराइल जो था, जो इस पूरे खित्ते के अंदर बदमाश बना हुआ था, पाकिस्तानी कौम को प्राउड, कश्मीरियों को प्राउड फील करना चाहिए, बिल्कुल, पंजाबियों को, सिंधियों को, बलोचों को, कि आप आज मिडल ईस्ट की फजाओं के अंदर आपके शाहीन फिर रहे हैं सर। बिल्कुल, और उस जुरिस्डिक्शन में कोई नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली, कौम ने सेलिब्रेट भी किया, कौम इस पे फख्र भी करती है, लेकिन फिर कौम एक सवाल भी करती है, और सवाल ये है कि इन सिफारती कामयाबियों को हम दो फ्रंट्स पे, बिलखसूस जो गवर्नेंस का मामला है, मईशत का मामला है, उसमें ट्रांसलेट होते हुए क्यों नहीं देख रहे? तो आप देखेंगे ना, अभी देखेंगे ये जो ईरान के साथ हमारी रीजनल कनेक्टिविटी मौजूद है, ऑलरेडी रेल के जरिए भी कनेक्टेड है, हम रोड के जरिए भी कनेक्टेड है। लोग देख रहे होंगे इसको, ईरान के साथ हमारी जो सफारतकारी हुई है या ईरान के साथ, खैर वो हम इस लालच की बुनियाद पे तो अपने भाई के साथ खड़े नहीं हुए ना कि हमने को ईरान से ट्रेड का फ़ायदा लेना है या ईरान ने हमसे लेना है, ऐसी बात नहीं है। हम तो एक खालिस्तान, एक जो जज्बा है इस्लामी है, जो एक दीन हमें सिखाता है कि हम अपने भाई के साथ खड़े हो गए, और भाई की भी वहाँ पे जश्न हुए
आपके गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, लेकिन लोग देख रहे होंगे गैस पाइपलाइन को, देख रहे होंगे लोग, देख रहे होंगे पता नहीं वो इस वक्त हमारे लिए फिजिबल है भी कि नहीं है। अच्छा, तेल को देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ट्रेड जो है ना, यहाँ से उठ के यहाँ जाने वाली, और वहाँ से सेंट्रल एशिया थ्रू होगा, यूरोप थ्रू होगा आपके पास। और मैं इस वक्त भी, मेरा ख्याल है शायद मुझे जाना पड़े 10 से 15 दिनों में, मैं तुर्की जा रहा हूँ इसी ITI के रिवाइवल के लिए। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल जो हमारी है ट्रेन, और दूसरा तेहरान मेरी जो काउंटर पार्ट है उन्होंने मुझे दावत दी है कि वो भी आएँ, तो उसके बाद मेरा तेहरान का विजिट होगा। सो आप ये जो ट्रेड आप कहते हैं कि आप बढ़ती हुए देख रहे हैं, तो ये कब तक का विजन? देखिए आप देखें ना, सबसे पहले था ना उनके बैंकिंग सिस्टम में, हम नई बैंकिंग सिस्टम आप चला ही नहीं सकते, तो बैंकिंग सिस्टम के बगैर तो आप किसी जगह ट्रेड को फरोग नहीं दे सकते। सिर्फ ईरान तक तो नहीं ना, वहाँ से हमारी जो कोयटा से स्पेजेंट, और स्पेजेंट से आप ताफ्तान और जायदान तक हमारी ट्रेन जाती है। लेकिन क्योंकि ट्रैक हमारा बहुत पैथेटिक सूरत हाल में है, और उसकी अपग्रेडेशन के लिए अभी PM साहब ने पैसे भी दे दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने, और नया बनेगा कुछ 635 किलोमीटर के, बाकी जो है वो अपग्रेड होगा। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह FWO जो है वो हमारा वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। तो ये ट्रेड जाएगी उज़्बेकिस्तान वाया तुर्कमानिस्तान, ठीक है, फिर जाएगी वाया तेहरान इस्तांबुल, ठीक है ना, यूरोप के अंदर दाखिल हो जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आप लोग का विजन जो है वो आगे का काफ़ी नज़र आता है, लेकिन जो सेनेटर, इंडिपेंडेंट सेनेटर है वावडा साहब, वो हर 10-15 रोज़ में आके मुसलसल इशारे ये देते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा, उसके लिए अब मामलात अच्छे नहीं हैं। सो मच सो कि राना साहब को गुज़िश्ता रोज़ एक TV प्रोग्राम में कहना पड़ा कि वावडा साहब से भी वो गुजारिश कर रहे थे कि वो कुछ उनकी वजारत के हवाले से थोड़े मामलात को फिर ठीक रखें। सो ये ऐसा क्यों है कि वज़रा को अब उन शख्सियात से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि उनकी वजारतें जो है वो संभाल के रखें, उसका ख्याल रखें, कि जो ये आके खबर दे रहे हैं? रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने तंजिया गुफ्तगू की ना, लेकिन वो आके खबर दे रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कैंडल्स आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा कि अच्छा भैया कोई नहीं मतलब कि ख्याल है हमारा, तो मेरा ख्याल कर लेना। ऐसी बातें नहीं है, देखिए ना, ऐसी बातें इसलिए नहीं है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहा है। वो कह रहे हैं फाइलें आ गई है, और देखिए ये फाइलें तो मुझे 35 साल हो गए हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हम रोज़ ये सुनते हैं। तो जिसने आना है वो रुकना नहीं है, तो जिसने नहीं आना वो आना नहीं। तो आप बिल्कुल मुतमईन है कि कोई इंटरनेशनल स्कैंडल्स, मुझे दूर तक ऐसी कोई शुनीद सुनाई नहीं देती। वो सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई साहब भी लिख रहे हैं कि वो लिखा करते थे 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में कि ये कंपनी नहीं चलेगी, अब वो कह रहे हैं ये कंपनी भी नहीं चलेगी। अच्छा, वड़ाई साहब भी मेरे भाई हैं। आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह, मैं जितनी बातें मैं आज तक आपके प्रोग्राम में की हैं, जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें से निकालें, अलीना निकाल के मुझे बताइएगा कि ये तो आपने तुक्का मारा था, ये तो आपने ऐसे ही खुशामद की थी, ये तो आपने वैसे ही अपने आप को कवर करने की। मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करता हूँ। मुझे चीज़ें, प्रिडिक्शन क्या है आने वाले वक्त का पता देना। पिछली मैं रो रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें, जैसे मैंने मुँह से निकाला कि पाकिस्तान रेलवे 120 अरब, ठीक है ना, तो 115 अरब हम क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, अर्निंग पे आएंगे। जी मैं उस पे आऊंगी, मैं बिल्कुल, लेकिन मैं उसका जवाब आपको दे दूं। जो पहले वाला आपका क्वेश्चन है, देखिए किसी सूरत भी दूर तक इस वक्त हुकूमत जो है ना वो इंशाल्लाह अपना टेन्योर भी पूरा करे। मेगा प्रोजेक्ट बाकी मिडल ईस्ट की जो हमारे कंट्रीज़ हैं उधर से भी ग्वादर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज आ रही हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट से मुल्क चलेगा। मुल्क कैसे चलेगा? मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, शायद कहता भी हूँ, लेकिन चले आपके प्रोग्राम के जरिए कह दूँ, शायद बात आ जाए। हमें ना एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना होगा अगर हमने पूरी दुनिया के अंदर छाना है। हमें अपना जो किसान है उसको, जैसे हमसाया कंट्री के अंदर या दूसरे, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लेते, ठीक है ना, हमें चलें कुछ तो देना पड़ेगा ना, ताकि पूरी दुनिया में हम कम्पीट कर सके। काम कपास हमारे पास कितनी होती थी, काटन, आज नहीं होती उतने टन, बेल्स नहीं होती हमारे पास, ठीक है सर। गंदम लोग उगाना छोड़ देंगे तो 25 करोड़ खाएंगे कहाँ से? इसके अंदर हमें एक ऐसा रिलीफ पैकेज देना चाहिए, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मारती है ना, वो मैन्युफैक्चर को भी मारती है। हमने इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर ये रिफॉर्म्स वज़ीर आज़म साहब लेके आए हैं। अभी आप देखें रियल स्टेट के ऊपर बहुत सारा इंसेंटिव दिया है।
हमारे कारखाने चलेंगे तो हमारे लोग खपेंगे, ठीक है जी। हमारे टैक्स रेट कम होगा, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होगा, तो फिर हमारे और इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होगा, गैस का रेट कम होगा, तो हमारे जो कारखाने हैं वो चलेंगे। कारखाने चलेंगे तो हमारा रोज़गार लोगों को मिलेगा। और एग्रीकल्चर के ऊपर तो हमारा, आपको पता है, 72% 75% बेस है। और आप देखिए एंड अनफॉर्चुनेटली भाई साहब, आप अग्री करेंगे कि 4 साल में मईशत जो है वो बिल्कुल एक ज़बूहाली का शिकार है। नहीं, मैं उस पे और मईशत आप चला नहीं सके, फिर दूसरी तरफ लोग तनकीद करते हैं कि सियासी बयानियां बना नहीं सके। नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि झूठ के ऊपर सियासी बयानियां बनाने का जो फ़ायदा हमें हुआ है, वो झूठ के ऊपर जो सियासी बयानियां बना था, एक मुल्क भी आपके साथ नहीं खड़ा था लीना। सऊदी अरब भाग गया, चाइना भाग गया, ईरान भाग गया, यूएसए भाग गया, कोई एक शख्स, एक मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा था। झूठ की बुनियाद के ऊपर मैं उस बयानिए को, उस सियासत को मैं मानता ही नहीं। एक बात। दूसरा रह गया, मैं फिर बार बार कहता हूँ, हम वेंटिलेटर पे थे, वहाँ से निकाला। दूसरा, दुश्मन हमारे सर पे बैठा हुआ था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत ये बता रही है कि ये अब पहला काम तो हमने कर लिया, पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा ली। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमने अपने लोगों को रोज़गार देना है। लेकिन ये भी तो देखें ना, जो अरबों डॉलर वाले थे, जिन्होंने रोज़गार दिया हुआ था, उनके पास वो ताकत नहीं थी जो अल्लाह ने हमें दी हुई थी। तो वो कहाँ गए? आज वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार नहीं, बताएं मुझे। आज वहाँ पे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप ज़हन में रखें कि इस खित्ते का जो इस वक्त सेफेस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। बट भाई साहब, जो ऑब्जेक्टिव्स 4 साल कबल 2022 में जब आप आए, तो जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स उस वक्त सेट किए गए थे, उसमें और अब के हालात में एक बहुत बड़ा गैप है। और जब वो डिलीवर चीज़ें नहीं उस तरह से हो पा रही होती, तो अनफॉर्चुनेटली जो हम अभी बात भी करें कि फिर वो तासुर बहुत मुसलसल गहरा होता चला जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास शायद फिर मुतबादिल मौजूद है। इमरान खान साहब को उस ज़माने में लगता था कि कोई मुतबादिल हमारा नहीं है। उस रकम एस्टैब्लिशमेंट को पास मुतबादिल है या नहीं है, मैं उस बहस में जाए बगैर, ना मैं कहता हूँ कि हम लाडले हैं, ना हम कहते हैं कोई और लाडला बनने वाला है, ऐसी कुछ को मैं नहीं करता। हम डिलीवर करेंगे तो हम लोगों में रहेंगे आने वाले इलेक्शन में। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये बात है। देखिए ना, मैं अगर रेलवे को छोड़ के मैं डिफेंस पे बात शुरू कर दूं, मैं रेलवे को छोड़ के अगर मैं उस पर बात शुरू कर दूं, कॉमर्स पे, तो भाईजान अब आप, मैंने तो ये बताना है मैंने रेलवे में क्या किया, ठीक है। तो अब मैं अपने साथियों को भी कहूँगा कि वो फोकस करें अपने अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि वजीर आजम को मुसलसल नोटिस लेना पड़ रहा होता है कारकर्दगी के हवाले से, रिपोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे कहते हैं, वो मुझसे भी कहते हैं, सबसे कहते हैं, वो किसी एक को तो नहीं कहते ना, जिससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा ये ठीक है ये नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि मेहनत हो रही है, लेकिन और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक प्रेडिक्शन थी जो मेरे बारे में थी जब मैं जेल में था, मुझे किसी बहुत ताकतवर आदमी ने कहा, पैगाम भेजा कि हाथ पैर ना मार, 7-8 साल पहले तेरी बेल नहीं होती, ठीक है। तो मैं 2 महीने बाद अल्लाह ताला के फजल करम से बाहर था, ठीक है, झुके बगैर, बिके बगैर, ठीक है। इस तरह दुनियावी जो हकायक है ना, ऊपर वाले की जो हिकमत है, ऊपर वाले की क्या तदबीर है, मैं उस पर नहीं कुछ जाता, ना मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। जो दुनियावी हकायक हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और हो सकता है नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर, और कोई मुतबादिल आपका नहीं है इस वक्त तक। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, इस वक्त तक एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुतबादल नहीं है। राइट। भाई साहब, अब आते हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ। आपने 115 अरब की जो अर्निंग्स हैं उसका जिक्र किया जो गुज़िश्ता माली साल में हुए, लेकिन उससे पहले के माली साल की 2024-25 की जो रिपोर्ट, AGP की रिपोर्ट जो है, जो सामने आई, उसमें बड़े होशरबा इंकशाफात थे। उसमें एक्सपेंसेस, अखराजात बताया जा रहा है जो आमदन से कहीं ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। 153 अरब रुपये के उन्होंने कहा अखराजात आपके हैं। लॉसेस का क्वांटम जो है वो बताया जाता है 61 बिलियन तक का लॉसेस जो है, जो ऑपरेटिंग नुकसान जो है उसकी शरह 65% है, ऑपरेटिंग जो खसारा है 60 बिलियन। झूठ। सो आप नहीं मानते, आप रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्टेड। सुने मेरी बात, पहली बात तो ये मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है ऑडिटर जनरल, मेरे तो अच्छे उनके रिलेशन है, लेकिन देखिए मैं इसको थोड़ा सा तस्हीह करना चाहता हूँ। पहले ये है कि जो पेंशन है, पेंशनर जो है वो तमाम मुल्कों के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी अहमियत है, और पेंशनर से ही वो, पेंशन से ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो उसके तो मैं हाकिम हूँ। अब पाकिस्तान
हुकूमत पाकिस्तान कुछ लोगों को डायरेक्ट देती है पेंशन, कुछ डिपार्टमेंट की पेंशन डायरेक्ट देती है पेंशनर्स को, वो उनके कागज़ों में नहीं आती। कुछ को ग्रांट इन एड देती है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है। पाकिस्तान रेलवे को हुकूमत पाकिस्तान हर साल ग्रांट इन एड में पेंशन देती है। वो हमारे ऑपरेटिंग जो है कास्ट उसमें से नहीं देती, ना हम दे सकते हैं, क्योंकि वो है 63 बिलियन। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। तो वो ना मैं 4 महीनों में या 1 साल में 100 इस टूटे हुए ट्रैक पे 63 अरब कैसे कमा के तो उसको ज़ीरो कर सकता था। और ये तो देती है हुकूमत पाकिस्तान, और देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को पेंशनर्स को, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसका ऑपरेशनल कास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए ऑपरेशनल कास्ट पे। मैं मार्च 2025 में आया, ठीक है जी, और 4 महीने रहते थे फाइनेंशियल ईयर के। मैंने 96 अरब अर्निंग की और 92 अरब खर्च किया। 96 अरब अर्न किया और 92 अरब खर्च किया। कितना हुआ? प्रॉफिट लगा लें उसको, प्रॉफिट ही मैं तो कहूँगा ना। या आप चले उस तरह ना कहें, आप कहें ऑपरेटिंग कास्ट कितनी कम कर दी, 4 अरब, और अगर प्रॉफिट गिने, प्रॉफिट ही है, क्योंकि पेंशन तो देती है हुकूमत, और देनी ही हुकूमत पाकिस्तान ने है। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे कागज़ों से उठा के वो डायरेक्ट उनको दे दे। ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये अगर फिगर गलत हुई तो जो सज़ा आप तयन करेंगी मैं तो उसके लिए तैयार। ठीक है, दूसरी बात आ जाए। अब आपने दूसरा कहा कि इस साल वाला, ठीक है, जहां आप कह रहे हैं 115 अरब जी, अब दूसरा साल आ गया जो पूरा फाइनेंशियल ईयर मुझे मिला इसी टूटे हुए ट्रैक पे, इसी टूटे हुए रोलिंग स्टॉक पे। ये ज़हन में रखें कि एक रोलिंग स्टॉक हमने 2016 में परचेज किया, उसको 35 साल चलना चाहिए था, वो 7 से 8 साल में पापड़ बन गया। दूसरा, लोकोमोटिव जो रूह होती है किसी भी रेलवे की, उसका 9 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई। हम उतारते हैं एक जगह से, पैसेंजर पे लगाते हैं, फिर वहाँ पे खड़ी रहती है मालगाड़ी। हमने आके सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया। ठीक, उसके नतीजे में कभी पाकिस्तान रेलवे मेरे आने से पहले 88 को क्रॉस नहीं किया 78 साल में अर्निंग को। 88 बिलियन 88 बिलियन 88 अरब, आसान अल्फाज में, ताकि आपका प्रोग्राम बड़ी दुनिया देखती है। तो 115 अरब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर में करने जा रहा हूँ, जिसमें ब्रेकअप दूंगा 6 तारीख को लाहौर में। लेकिन 115 अरब से ऊपर है, लेकिन मैं 115 अरब हम क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे ये बताएं, ये कैसे हो गया रातों रात? 27% ग्रोथ है किसमें? फ्रीट के अंदर, और पैसेंजर फैसिलिटेशन में जो इजाफा हुआ है, स्कूल हॉस्पिटल्स आउटसोर्स की हैं, ट्रेनें आउटसोर्स की हैं, दिन रात मेहनत की है। राइट। और इसी निज़ाम के साथ आप अपने हमसाया मुल्क की बात करें, अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, फिर जाके उन्होंने ये अचीवमेंट ली है। हम इंशाल्लाह ताला इसी रिसोर्सेज में रह के ये हमने हासिल किया है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो है वो इससे कई बड़ा है, जो मैं अपने लोगों को दे चुका हूँ। और हमारे पास एग्जांपल्स इवन रीजन में भी काफ़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स जो है वो मौजूद हैं। बट भाई साहब, और आप समझते हैं कि इवन ताल्लुकात की हद तक वो बेहतर होने चाहिए पड़ोसी मुल्क के साथ? देखिए, जब तक देखिए, एक पहली ये जो अज़ली दुश्मन वाली बात है ना, इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं। ताल्लुकात होने चाहिए, हम तो बराबरी की सतह पे हर किसी से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन तासुब की आंखों के साथ नहीं। ये नहीं कि आप मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात करें, क्योंकि आपकी फितरत में शामिल है। हमने कई दफ़ा हाथ बढ़ाया, आपने देखा होगा, लेकिन हमेशा हमें उन्होंने धोखा ही दिया। तो इसलिए इस धोखे के साथ तो मुमकिन नहीं है। हाँ, दिल साफ करके आए, बैठे, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेंगे। 1.5 अरब आप हैं, तकरीबन 140 तो हो गए हैं मेरा ख्याल है। ठीक है, 25 करोड़ हम हैं जी। जीना हमसायों के साथ है, हमसाये चेंज नहीं हो सकेंगे। हाँ, जो आपकी गलत फहमी थी वो हमने गलत फहमी आपकी दूर कर दी है। तो मजीद आप अपना एक्सपीरियंस ना कीजिएगा, वरना उसके लिए भी हम तैयार। राइट। और भाई साहब, चूंकि आज कायमा कमेटी में सवाल रेज हो रहा था कि डिरेलमेंट और हादसात से मुताल्लिक जो फिगर्स हैं वो आप शेयर करना लास्ट ईयर से बहुत कम है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले लास्ट, यानी कि आपके अस्यूम करने से पहले जी बहुत कम है, बहुत कम है। और दूसरी बात, कितने फीसद कमी नहीं होते। अभी यूके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, कोरिया में 2 ट्रेनें आज से 6 महीने आपस में टकरा गया। मैं तो अल्लाह का करम है इस बात से नहीं गुजरना पड़ा, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और कोई ऐसी, मेरे पूरे 1.5 साल में मेरा ख्याल है एक एक्सीडेंट हुआ था अवाम एक्सप्रेस का, जिसे अब हमने अपग्रेड भी कर दिया, बहुत अच्छा। उसमें एक डेथ हुई थी जो बड़ी कीमती थी, मैं उसको भी एक कहूँगा। इसके अलावा तो कोई डेथ नहीं है। ठीक है जी,
और जो डिरेलमेंट है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है जी। उसके लिए नहीं दे सकता कि आप रोड़ी कराची, जो हम पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका ML1 में पहला पोर्शन उन्होंने कहा ये 480 किलोमीटर बनाएं, ताकि ये सबसे पैथेटिक है, जहाँ पे ट्रेन की रफ्तार भी कम है, जहाँ डिरेलमेंट का चांस भी ज़्यादा है। वहाँ भी 100 किलोमीटर हमने अपने पैसों से PSDP से हमने उसको भी नया बना दिया, अपग्रेड कर दिए, तो अब वहाँ भी हादसात की कमी हुई है। राइट। और अब भाई साहब जाते जाते, चूंकि हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे शुरुआत में, इंतखाबात 27 जुलाई को, अब तक तो बहरहाल अगर उसमें ताख़ीर ना हो तो वो वक्त पे अपने स्केड्यूल्ड हैं। आपकी हुकूमत का, चूंकि आप ड्राइविंग सीट पे हो, वो तो बोझ आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी नहीं उठा रही, और अब वो मौलाना नहीं, साहब की जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया उन्होंने। नहीं, इलेक्शन में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, कोई पार्टी, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है, हमने अपना इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से लूज बॉल आएगी वो छक्का मारेंगे, उनकी तरफ से लूज बॉल आएगी हम छक्का मारेंगे, बस बात अभी इतनी तक है। तो वही छक्का अभी- मार रहे हैं, अभी- क्योंकि अभी सारे politically- कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस देखिए, भी उनके पहले पास एक- है, GB में हुकूमत भी उनके पास है। एक गुजारिश करूँ, आज़ाद कश्मीर की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके अंदर जो मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पज़ीराई देख रहा हूँ, क्योंकि मरकज़ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप पंजाब का कंपैरिजन चलें करें, बाकी KPK से कर लेते हैं, चलें, हमारा तो वही उसको नहीं बनता। पंजाब में इस वक्त जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो आपके सामने हैं, और फेडरल में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उसे पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा ली, इस मुल्क की धाक बिठा ली। मैं जब उनसे बात करता हूँ कि आपने बड़ा काम, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र, फील्ड मार्शल, ठीक है ना। कोई जो करने वाला होता है वो क्रेडिट खुद मुंह से नहीं कहता, लेकिन दुनिया मान रही होती है उसको। और कौन कह रहा है? USA का प्रेसिडेंट कह रहा है, एक दफ़ा कहा है, 100 दफ़ा कहा है, फाइन अपना प्राइम मिनिस्टर और ग्रेट फील्ड मार्शल। अब उसको तो आप देखें ना, उसको कोई बता सकता है, उसको कोई समझा सकता है। कोई चीज़ें तो अट्रैक्ट की होंगी ना, ये अपनों को भी जानना चाहिए। जो बाहर हैं अंदर हैं, ये मुल्क टुकड़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। ये जहन में कोई जो इसको टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है ना, वो जहन से निकाल दे। हाँ, अपनों के गिले शिकवे हैं, होते हैं, उनको बाप को सुनना चाहिए, उसको जो माँ है, जैसे आप स्टेट कहते हैं, उसको सुनना चाहिए, और उनके ग्रीवेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक चीज़ दी तो आप ये ना देंगे तो मैं उन मुल्क को आग लगा दूंगा, अगर ये ना हुआ। ये सबका है, पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल, इसकी मादनियात सबकी हैं, और अपने इत्तेहादी इसकी से गैस सबकी है, इसका पानी सबका है, इसका गंदम सबका है। हाँ, जहाँ से निकल रहा है उसको पहले उसको दे। और अपने इत्तेहादी से मुतालिक जो आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। नहीं, मैंने आज नहीं कहा, वो पता नहीं कब कहा होगा, मुझे वो भी याद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का, यानी कि गिला शिकवा जो है वो सियासी है ना, उन्होंने सियासत, वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है अलीना, उन्होंने अपने उसके लिए, सियासत के लिए जो भी इक़दाम उठाने हैं, हमें उस पर इतराज़ ही नहीं किसी किस्म का, वो करें, हमें उससे बढ़ के करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच अब्बाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बप्पी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज चूँकि पहली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जेल इस्लाहात से मुतालिक, और जिसमें फ़र्स्ट टाइम देखा गया कि तमाम जो वज़राए आला है, तमाम प्रोविंसेस बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो अंडर वन रूफ आ गए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर और बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन उसमें कुछ अपने माजी के जो वक्तों का हवाला देते हुए वज़ीर आला पंजाब ने भी बताया कि जेल और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या जहन पे असर पड़ता है, उसकी भी हालत से उन्होंने आगाह किया। साथ साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, उनको भी चूँकि सबको मौका मिला बात गुफ्तगू करने का, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि एक तो कम अज़ कम अडियाला जेल के बाहर एक खड़ा रहना पड़ता है, वेटिंग एरिया बन जाना चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनकी अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो फिर कम अज़ कम उनके ऊपर वाटर कैनन ना चलाया जाए। क्यों वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ये मुतालबा करने से कतरा गए कि जो बेसिक रूल्स हैं या जो जेल रूल्स हैं, बेसिक हुकूक जो हैं, उसके मुताबिक एटलीस्ट जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात तो करवा दी जाए? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन इट सेल्फ मैं समझता हूँ कि आज की ये जो एक सेमिनार या जो भी कॉन्फ्रेंस है, आयरनी ऑफ द मैटर है कि सारे लोग जो इस रूफ के नीचे बैठे थे,
इन सबको नज़र आ रहा था इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एंड अमेज के एक स्टेटमेंट गुजरी कि पूरे पाकिस्तान की जेलों में, ख़ास और पंजाब की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स रखा दी। वो क्या रिफॉर्म्स है कि जी 6-6 महीने के लिए किसी भी पॉलिटिकल कैदी को कैद तनाई में डाला जा सकता है। अगर किसी की आंख ख़राब हो जाए तो शायद उसको अपनी मर्ज़ी के अस्पताल नहीं भेजा जाएगा, उसको मर्ज़ी का डॉक्टर भी शायद ना दिया जाए। उसकी अगर बेगम को जेल में डाल दिया जाए और उसकी आंख प्रॉब्लम है, उसको भी अस्पताल नहीं भेजा जाएगा। और अगर मियाँ बीवी हो तो उनकी आपस में हफ्ते की जो मुलाकात है वो 30 मिनट के लिए 10 कैमरों में कराई जाएगी। हाँ, ये रिफॉर्म्स मुझे आज देखने में आए और सारे लोग इतने चहचहा रहे थे एज इफ कि मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम चल रहा है। उसमें एक बेचारा सोहेल अफरीदी, यानी कि देखें उसकी मासूमाना ख्वाहिश चेक करें। वो ये तो कह ही रहा था कि जी बहनों की मुलाकात, वो कह रहा है कि ठीक है अगर मुलाकात नहीं करा सकते तो कम से कम ये तमाशा ना करें। नहीं, लेकिन ये बात भी कहना इटसेल्फ इज वेरी अलार्मिंग कि क्या फैक्टर इन कर लिया गया है कि मुलाकात नहीं हो सकेगी। जो नजर आ रहा है उसमें तो मुझे लगता है ऐसे कि मतलब ये तो अब टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया। ये बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है जो कि पीटीआई को, आपकी पार्टी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया। सोहेल के कहने का मकसद यही था कि जी अगर आप मुलाकात नहीं कर सकते कि थोड़ा सा जुल्म तो बंद कर देना। जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी ख्वाहिश थी, छोटी सी ख्वाहिश है। हकीकत ये कि परसों जब मैं डियाला गया था, लिटरली एवरीबडी, हम तो ऐसे लगता है अब हम भीख मांगने पे आ गए। व्हाई वुड वी डू दैट? ये हमारा बेसिक राइट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी हमें प्लेट में उठा के देनी है। अब मरियम नवाज शरीफ अपनी तकलीफें बता रही थी, क्या उन्होंने उसमें कोई ये बताया कि उनको एक दिन से ज्यादा कैद तन्हाई में रखा? शी हैड इश्यूज कि जी ये खाने में नहीं था, ये पाने में नहीं होगा। बेटी आई परफेक्टली फाइन। क्या एक दिन के लिए किसी ने कहा जी आप कैद तन्हाई में चले? शी सेड कि मैं साइकोलॉजी में 6 महीने 24 घंटा अडियाला जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना। ट्रस्ट मी, इट इज द ओनली रीजन यू आर डूइंग इमरान खान, बिकॉज साइकोलॉजिकल इसको तोड़ दिया जाए, इतना तोड़ दिया जाए कि इसकी जो ये लेगेसी वाला जो कॉन्सेप्ट लेके बैठा ना, जो निजाम को इतना ललकार के आंख में आग दे, इसकी ये तोड़ दी जाए। इट डजंट वर्क लाइक इट, ट्रस्ट मी। ये तारीख लिखी जा रही है और तारीख में नाम उसका लिखा जाएगा जो जुल्म बर्दाश्त करेगा रिसीविंग एंड पे, नॉट द वन हु इज गिविंग इट। राइट। बट बप्पी साहब, क्या सोहेल आफरीदी साहब को आपने ये जरूर कहा कि उनका कहने का मकसद जो है वो ये होगा कि एटलीस्ट वो जुल्म जो है वो कम किया जाए। बट चीफ जस्टिस साहब जो कि इस इस्लाहात कमेटी के सरबरा हैं, ये वही इस्लाहात कमेटी है जिसको इमरान खान साहब तक एक्सेस की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी। सो इमरान खान साहब से क्या ये सोहेल आफरीदी साहब को ये आज की कॉन्फ्रेंस में नहीं कहना चाहिए था कि एटलीस्ट उनसे मुलाकात करके उनका हाल अहवाल तो जान लेना चाहिए? मैं अगर सोहेल अफरीदी की जगह होता तो मैं चीफ जस्टिस से कहता कि लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स मूव आउट, चलते हैं अभी अडियाला चलते हैं और जाके कैदियों की जाके देख आते हैं कि वो किस हाल में पड़े। सोहेल आफरीदी साहब ने क्यों नहीं? आई एम श्योर, देखें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बेचारे को मतलब ही इज अंडर प्रेशर एज वेल, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड वो कितनी गुफ्तगू कर पाता है। इसकी अभी लर्निंग हो रही है और आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट हो सकती है। आज बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा एक रेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनानों से सपोर्ट बेस है उसकी तरफ से बड़ा रेज है और वो एक तस्वीर पर मुसलसल जो आज जो चारों वुज़राए आला जो बैठे हुए हैं उस पर तनकीद की जा रही है कि सोहेल आफरीदी साहब जितने सुकून से बैठे हुए हैं, ऐसा तो लग रहा है कि सारे केसेस निपटा दिए गए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां वो एक हमारा तहरीक इंसाफ का रुकन है, वहाँ एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी है सूबे का, जहां उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। एनएफसी अवार्ड का इशू आ जाए, फाटा के बजट का इशू आ जाए, उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ही हैज टू मीट पीपल। वो कहीं जाके एस्टैब्लिशमेंट से भी मिलेगा, कहीं जाके फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलेगा, कहीं इंटीरियर मिनिस्टर मिलेगा। अब अल्टीमेटली उसका एक बैकलैश आता जरूर है, बिकॉज मैं खुद भी सोच रहा था कि आज अगर सोहेल अफरीदी की जगह कोई और होता तो वो क्या करता। बट हैविंग सेड दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उस पे प्रेशर बेचारे पर क्या क्या हो सकता है। बट आई एग्री, प्रेशर भी है, वो एंगेज भी कर रहे हैं एज अ प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, लेकिन इसमें से क्या अपने लिए ड्रॉ आउट कर रहे हैं आप लोग, निकलवा क्या रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो मुलाकातों का सिलसिला है वो तो बजाय तो ऐसा लगता है पूरा मिशन की डाउनग्रेडेशन है। आप लोग तो रिलीज की बात करते थे, अब तो एक्सेस ही चोक हो गया। अच्छा, ये लोग हमें जो कहते हैं ना कि आप रिहाई से दवाई और फिर यहाँ तक आके मुलाकात तक आ गए, ठीक, इसमें हमारा कसूर बताइए क्या? वैसे पीपल हमें तो क्रिटिसाइज करते हैं ना कि जी एज अ पार्टी क्या किया। हकीकत तो ये है कि निज़ाम टेम्परेचर गेज करता है, जो हुक्मरान जमात बैठी है वो गेज करती है। 2 हफ्ते बगैर मुलाकात करके देखते हैं ले क्या करेंगे। सो अल्टीमेटली कोई ना, अब 4 हफ्ते कर देते हैं तो 6 महीने कर दिए गए। ये इश्यूज ऐसे हैं कि हम जब कोई कदम बढ़ाते हैं आगे से जो उनका रिस्पॉन्स है वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब मैं तो बाहर आपके स्टूडियो में यहाँ बैठ के गपशप कर रहा हूँ, इमेजिन 47 डिग्री में इमरान खान उस गर्म जगह के ऊपर जिंदगी से बैठा है। व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम, हम क्या करें? हम यही कुछ कर सकते हैं कि हम जो करें, अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे तो आप हमें कहेंगे, लेबल करेंगे दहशतगर्द है जी, देखें जी लड़ने के लिए आगे, क्या अडियाला के दरवाजे तोड़ के जाएंगे ये?
तो एक साइड पे ब्रांड कर दिया जाता है दहशतगर्द, और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ये मंगल को आके सर्कस लगा रहे हैं, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हम पीसफुल होते हैं तो वहां पे आयरनी है, हम उठते हैं तो हमें कहते हैं ये दहशतगर्द उठ के नहीं, खड़ा लेकिन है। आप बिलीव करते हैं क्योंकि आपके पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि कमेटी से बाहर निकलने का फैसला इमरान खान साहब को चूंकि हिदायत थी, लेकिन वो फैसला भी दुरुस्त नहीं था क्योंकि और उस पर रिव्यू होने की ज़रूरत है कि कोई स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और एंगेजमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस जो है आप लोग को ऑफर कर रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, आके मीसाक पर दस्तखत कीजिए। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट सम डॉट्स। जब कमेटीज चल रही थी, ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी, हामिद रजा साहब जो इस वक्त फैसलाबाद थे, उन्होंने आईजी पंजाब को बुलाया कि आगे जवाब, ही डिसाइड नॉट टू कम, मैं नहीं आता, क्या फर्क पड़ता फिर है। उन्हीं के सुपरिटेंडेंट residence जेल में को बुलाया, अडियाला वाले, उसने आने से इनकार कर दिया। होम मिनिस्टर ने कहा, होम सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ही इज बिजी इन सम अफेयर्स। जब एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को सुपरिटेंडेंट जेल 17 ग्रेड का नहीं आता, व्हाट आर यू सपोज टू डू? ये जब खान को बताया गया तो उसने कहा छोड़ दो फिर कमेटीज, लीव इट। अभी जो शहबाज शरीफ साहब की बात है, लोग हम पे तनकीद करते हैं कि जी 2 दफा उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह सेनेट के फ्लोर पर मैं 2 दफा कहा। आई बिलीव दिस इज रॉन्ग, एज दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज अगेन। व्हाई? बिकॉज अगर वो इतने थे तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स भी तो होते हैं। आप जमात, आप हुक्मरान है, यू आर द रियासत, यू आर द मदर ना, तो आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएं, एक मुलाकात ही करा देते कि जी हमने आपकी मुलाकात करा दी है, कम ऑन लेट्स सेट। एक साइड पे आप इतना हॉस्टाइल बिहेवियर देते हैं, दूसरी साइड पे कहते हैं क्या लेट्स पता टॉक आप अबाउट। लोग तो एक पॉइंट जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि इनके पास इतने इख्तियारात ही नहीं है। सी दैट इज वन, एक अलग इशू है, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। बट अगर वो समझते हैं कि हम एक ऑपोजिशन है, हम एक जमात है जिसके साथ दे नीड टू टॉक, बट दे नीड टू सम हैव सम सॉफ्ट स्पेस फॉर अस, हमें कुछ स्पेस तो देनी शुरू करें। यू जस्ट स्क्वीज्ड अस, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अल्टीमेटली। आप रिसीविंग एंड पे हैं, वो आई एग्री, आपके पास कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो है ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हैं दे प्लेइंग टू द गैलरी, बट बहुत सारा इस वक्त मुल्क में जो हालात जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है थ्रू कॉलम्स, सीनियर सहाफ़ी जो है इस मुल्क में लिख रहे हैं कि इस हुकूमत का मुश्किल तरीन वक्त का आगाज़ जो है वो 1 जुलाई से हो चुका है। उल्टी गिनती जो है इस हुकूमत की शुरू हो गई। आपको फील हो रहा है कि देर फीलिंग द हीट और शायद उसकी वजह से भी आप लोग को इसकी खैर देखिए रीजंस 2 हो सकती हैं। एक तो जब ये डिप्लोमेसी का चैप्टर चल रहा था तो इसमें हुकूमती वुज़रा की स्पेस बहुत कम नजर आएगी, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो सारी स्पेस थी वो कुछ और लोग ले रहे थे। सो अल्टीमेटली दे फेल्ट इट कि यहाँ पे शायद हमें भी होना चाहिए था, विच दे कुड नॉट डू इट। मैं वहाँ में देख रहा था कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो पीछे नुक्कड़ में बैठा हुआ था, जबकि मोहसिन नकवी साहब आगे मूव कर रहे थे। इस वक्त जब गिलगित में इलेक्शन हुए और जो कुछ अंदर यहाँ पार्लियामेंट में बजट में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ नून लीग के साथ किया, आई एम श्योर कि जो फैसला साज हैं वो भी सोच रहे होंगे कि नून लीग की ग्राउंड में अब वो फोर्स नहीं है। दे गिव देम 2 years कि यार शायद इनको यहाँ बिठाते हैं, ये शायद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 2022 से है ये तो 4 साल। लेकिन वो 24 में जब इनको बिठाया गया, उनका यार 2 साल बिठाते हैं और ये शायद ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि ग्राउंड में ना लोग इनकी बल्ले बल्ले शुरू कर देंगे। इट डिडंट वर्क, इनका अवाम के साथ कनेक्ट नहीं है। आई एम श्योर कि ये जो हीट फील ये कर रहे हैं वो इस वजह से जो फैसला साज है वो भी सोच रहा है कि शायद कहीं गलती हो गई। लेकिन साथ साथ ये भी एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जो फैसला साज है और बाकायदा कुछ लोगों के जरिए जो है पैगाम भी सामने आता है कि जो फैसला साज है वो इनसे तो तंग आ सकते हैं, लेकिन जो मुतबादिल है उसमें पीटीआई कहीं नहीं एग्जिस्ट करती। डजंट मैटर, ट्रस्ट मी, हम तो फिर भी मैटर नहीं करते। लेकिन एक सवाल के एक पैरेलल कंपैरिजन बनाते हैं, हमारे इश्यूज क्या और इनके। हमारा इशू है सिर्फ इमरान खान, एक इशू है दैट इज ऑन द प्लेट। अब लेट्स हैव अ पैरेलल कंपैरिजन, इनके क्या इश्यूज है? दहशतगर्दी इनका इशू है, अननेचुरल अलायंसेस बिटवीन पीपल्स पार्टी नून लीग इनका इशू है, इकॉनमी आपकी टैंक कर गई है इनका इशू है, आपके वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर सारे बंद हैं, आपके ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया किसी के साथ ट्रेड नहीं है, दैट्स एन इशू एज वेल। यू हैव एन इशू विद अफगानिस्तान बॉर्डर एज वेल। आपकी मतलब 10,000 इशूज हैं। कश्मीर आपके लिए इशू बना हुआ है, आपका पूरा साउथ के पी आप इज एन इशू, आपका पूरा बलोचिस्तान आउटसाइड कैंटोनमेंट क्वेटा एज एन इशू, आपके पास 10,000 इशू है, हमारा सिर्फ इशू है। सो हु इज इन, इसमें कमजोर आपको कौन नजर आता है, गवर्नमेंट या हम? So ultimately it's their requirement, they come and sit with us and share the burden. वो चाहेंगे कि हम साथ आएं और ये जितना गंद मलबा है हम उनके साथ शेयर करें। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इमरान खान है, दे हैव सो मच टू सर्व विच आई डाउटेड कि अपनी कैपेसिटी में ये कुछ सर्व कर सकते हैं। बपी साहब कुछ मुज़ाकरात के भी हवाले से खुफिया मुलाकातें, मुज़ाकरात, कुछ बैकडोर राब्ते, इसकी बड़ी चमगोइयां हो रही हैं। सब ये लोग ऐसे कोई अप्रोच ऐसा कुछ नहीं है। एक अप्रोच ये शहबाज शरीफ साहब की हमें ऑफर आई थी जो कि अभी तक वो वेन्यू की वजह से सेटल, और वेन्यू और दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग भी अपनी एक प्री कंडीशन मैं एक्सपेक्ट करें कि एक इमरान खान है जो 47 डिग्री टेम्परेचर में अडियाला में है पड़ा और मुझे शहबाज शरीफ साहब कहेंगे आप मुझसे बात कर लो। Do you think that justifies? नहीं, लेकिन बैठेंगे तो कुछ ना कुछ वे आउट जो मेरा राइट बनता है मुझे एक दिन दे दें
अगले दिन मैं उठ के आ जाऊंगा। इमरान खान की जो इमरान खान साहब ने तो इंस्ट्रक्शन सारी हिदायत चकजई साहब के पास है, हैज ही नॉट डिसाइडेड येट कि हमने साथ बैठना है? ही हैज डिसाइडेड टू मीट, बट उसमें वेन्यू का इशू आ रहा है। दे ऑलवेज वो इंसिस्ट ही करेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाए। अब दिस इज नॉट द वे ना, आपको दरमियान में न्यूट्रल तो लेके आनी है ना, वो न्यूट्रल वेन्यू हमारा क्रिएट नहीं हो रहा। सो न्यूट्रल वेन्यू अकॉर्डिंग टू पीटीआई क्या होना चाहिए? कुड बी एनीथिंग, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज द जो एक हमारा आपस में कॉन्फिडेंस है ना, वो बहाल होना चाहिए। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम अडियाला। इस सिचुएशन में ये मैं आपको किन अल्फाज समझाऊं, 6.5 महीने की कैद तन्हाई किसी भी शख्स को तोड़ सकती है। और मैं कैसे जाके उस पीटीआई के उस हार्ड कोर बंदे को समझाऊं कि यार खान जेल में है, वो कैद तन्हाई में, बट आई एम गोना सिट विद हिम, व्हिच आई डोंट ट्रस्ट कि वो जो कर रहा है उसमें से कुछ निकलना नहीं। अगर उस मुलाकात में कुछ ना निकला, वे डू वी स्टैंड? जैसे आपने सोहेल अफरीदी पे भी तनकीद की, तो क्या फिर उस पर तनकीद नहीं होगी जाके उनके साथ बैठ जाएगा? आई मीन वॉजंट ब्रिगेड के अभी शहबाज शरीफ कह दे कि अच्छा साहब गो टू अडियाला, जाए खान से मिल के आए, वापसी मेरे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक है, आप अगर एक न्यूट्रल वेन्यू की आप लोग की ख्वाहिश है, वो उसके ऊपर ही आप लोग उससे कम पे अग्री नहीं कर रहे, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मज़ाहमत या इतना प्रेशर इनको अंडर प्रेशर लेकर आए कि देन दे कम एंड सिट ऑन योर टर्म्स। एक बात बताऊं, मज़ाहमत जो सबसे बड़ी इनको है ना, वो तहरीक इंसाफ शायद नजर ना आए। इनको सबसे बड़ी मज़ाहमत जो है पाकिस्तान की मईशत से नजर आ रही, एंड दैट इज टू मच। यकीन करें आप, इस बजट में लोगों ने इनको वो बददुआएं दी है। सोच आपकी कोई एक ऐसी चीज बता दे सिवाय एक चीज के अलावा कि जी $40 अरब के रेमिटेंस आ गए, इस साल बढ़ गए, एंड ओनली रीजन वाज कि 7 लाख पाकिस्तानी पिछले साल पाकिस्तान छोड़ गए। सो इस हिसाब से 25 करोड़ लोगों को पाकिस्तान से भाई देते, आपके रेमिटेंस बढ़ जाएंगे। वो तो सेलिब्रेट करेंगे। ये वो चीज हुकूमत है जो फील नहीं कर रही कि लोग इकोनॉमिकली और खास तौर पे मिडिल क्लास, ट्रस्ट मी, मिडिल क्लास बच्चों को बड़े स्कूल से छोटे स्कूल, बड़े घर से छोटे घर, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है। लोगों ने छुट्टियां बंद कर दी हैं, इलाज छोटा, एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम हालात के बावजूद ऑपोजिशन कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रही है, ना आवाम के लिए जो है वो बाहर निकल पा रही है, ना मुनज़्ज़म। आपने इस बजट का सेशन देखा, दिस वाज प्रोबब्ली द वन ऑफ द बेस्ट बजट्स आई हैव एवर सीन, जिसमें ऑपोजिशन इनकी तबाही फेर दी, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब असेंबली टू नेशनल असेंबली टू सेनेट, एवरीबॉडी। हमने हर वो चीज तक अपनी जायजे दी है जो शायद पाकिस्तान में किसी को नजर नहीं आ रहे थे। जो मैं कह रहा था बड़ा आवाम के लिए बेहतरीन बजट है, दैट्स व्हाट वी डिड, जो कि पार्लियामेंट में किया जाता है, दैट वी डिड दैट। और इसी हिसाब से आप लोग को कमेटी में भी वापस आना चाहिए था। सी दैट इज वन डिसीजन जो मैं आपको पहले भेजूं कि कमेटीज हेल्पलेस है, कमेटीज डोंट हैव द एफिकेसी। अगर ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन आईजी पंजाब या जेल के सुप्रीडेंट को नहीं बुला सकता, व्हाट आर कमेटीज फॉर? ट्रस्ट मी, फिर लोग हमसे सवाल करते हैं, लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, आपकी कमेटी में फायदा कोई नहीं लेकिन आपको टीएडी मिल रहा है। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी तो देखें ना, हमें भी तो पब्लिक को फेस करना है। वैसे भी कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को रेलेवेंट नहीं समझते, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन इसी पार्लियामेंट से आपको तनख्वाहें भी पूरी मिल रही है। जिस दिन इमरान खान साहब ने एक दफा पैगाम भेज दिया ना कि ये पार्लियामेंट हमारे लिए गैर जरूरी है, ट्रस्ट में उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। इट इज एंटायरली फॉर हिम दैट वी विजिट, हम यहाँ पे रोक के बैठे हुए, अदरवाइज हमें भी नजर आ रहा है। वोट लोगों ने हमें इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था। इफ ही इज नॉट कमिंग आउट, हमारा वो जो रेलेवेंस है टू स्टे इन द असेंबलीज, वो रेलेवेंस है नहीं। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि वो सिग्नल कब करता है। अदरवाइज लोग, हमें अब कोई मोहब्बत नहीं है नेशनल असेंबली से या सेनेट से। And it's been 3 years. ट्रस्ट मी, अब तो तकलीफ होती है, ये सोच की तकलीफ होती है कि मैं इस नेशनल असेंबली में, सेनेट में बैठा हूं और वो जेल में बैठा, और जिसकी वजह से बैठा हूं वो कैद तन्हाई में। अब तो खुद से अपने शर्म आनी शुरू हो गई है। 1 मिनट चाहिए, जिस दिन उसने कह दिया हम सारे वैसे ही शर्म से ना बाहर निकल आएंगे कि यार व्हाई, व्हाट फॉर। और अभी तक आप लोग को तो खैर वही जो हमने बात जिससे आगाज किया कि आप लोग की तो उन तक अभी एक्सेस ही नहीं है, सो उन्हीं के पैगाम का इंतजार किया जा रहा है। अब कैसे डिसीजन करें कल को? ये स्ट्रेटेजिक फैसला है। इवन मज़ाहमत के हवाले से, एहतजाज के हवाले से मज़ाहमत की थी 14 की लाशें यहाँ से उठा के गए थे। मज़ाहमत पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं, कितने लोगों को 70 साल सजाएं करा चुके हैं। मज़ाहमत करके कई हजारों वर्कर जो है ना वो जेलों में डला। मिलिट्री ट्रायल में 104 लोगों को सजा हो चुकी है। मज़ाहमत भी करके दे चुके हैं। मज़ाहमत में फिर आपको दहशतगर्द बना दिया जाता है। हम तो हुकूमत को भी ये बात बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मुल्क जो है चूंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपने अभी जिस फिगर्स का हवाला दिया है कि लोग जो है मुल्क छोड़ के अब जाने को तरजीह अगर दे रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि आए रोज जो है वो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतें आप कम करने का दावा करें, उसके बावजूद भी एक दफा कमोडिटी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो वो अपनी जगह पर नहीं आती। इन्हें थ्रेट अब हमसे नहीं है, इन्हें थ्रेट अब आवाम से। और जिस दिन मेरे बच्चे को रात को भूख से ना खाना ना मिला ना सुबह बिलक बिलक के रोया, उस दिन मैं सड़क पे निकल आया, उस दिन मैं किसी को नहीं देखूंगा कौन किधर के खड़ा हुआ है। दैट्स द थिंग दे शुड बी फेयरिंग इट। पाकिस्तान की आवाम, खास तौर पर मिडिल क्लास, अब इस नहज पे आगे दे हैव टू डिसाइड आइदर टू कम आउट। और ट्रस्ट मी, वो तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए शायद नहीं, अपने बच्चे और अपने पेट के लिए निकलेगी जरूर। दे शुड फेयर दैट। और ये जो इनकी खौफ है ना कि शायद देर बीइंग रिप्लेस, दिस इज द ओनली रीजन दे नो इट कि कहीं ना कहीं ये चक्कर इनके हाथ से स्पिल ओवर इफेक्ट बड़ा ना हो जाए। 2 फ्रंट्स जहां पर मईशत चल नहीं सकी और सियासी बयानिया इनसे बन नहीं सका, दोनों फ्रंट्स पे जो है वो हुकूमत बहरहाल इस वक्त नजर आता है मार खा रही है। और
जिस तरह बप्पी साहब ने भी कहा कि पीटीआई से ज़्यादा फियर अब इनको आवाम से इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हालात पेट तक पे आ गए हैं और जिस तरह से लोग जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन जो इस वक्त साइकिल नज़र आ रही है, उसको रिवर्स करने का भी कोई प्लान नहीं नज़र आता है। थैंक यू सो मच बप्पी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।